हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 35 करने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जहां हम पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये इसने पूरी की पूरी कहानी बता रखी है और एक कंडीशन बता रखी है। यह सब कुछ पेपर में तो नहीं आने वाली है, बेमतलब अपनी इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज डाल रखी है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको मतलब होना चाहिए एक रेयर मीडियम से और एक होना चाहिए डेंसर मीडियम से, कि ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, मीडियम का मतलब होता है जब कोई लाइट किसी मीडियम से होकर गुजरेगी। कैसे? क्या एटमॉस्फेयर में सनलाइट आती नहीं आती है? तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक एयर है, तो एयर क्या हो गई? एक मीडियम हो गई। ऐसे ही क्या कोई भी लाइट वाटर के आर पार जा पाती है? नहीं जा पाती है, चली जाती है, तो वाटर भी क्या हो गया? मीडियम हो गया। क्या ऑयल जो तेल होता है, क्या तेल में लाइट आर पार जा सकती? नहीं जा सकती है, चली जाती है। देखो, पार्शली चली जाती है, तो ये भी एक मीडियम हो गया। कांच, गिलास, क्या गिलास के आर पार लाइट जा पाती? नहीं जा पाती, चली जाती है, गिलास कांच में से आर पार हो जाती है, ये भी एक मीडियम हो गया। क्या डायमंड मीडियम है या नहीं है? डायमंड भैया, डायमंड में तो लाइट आर पार हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए स्टूडेंट्स? ये सारे के सारे मीडियम हो गए, एयर, वाटर, ऑयल, गिलास और डायमंड। अब इन मीडियम के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका डेंसर मीडियम और एक होता है आपका कौन सा? रेयरर मीडियम। भाई, डेंसर जो घना है, रेयरर जो कम घना है। तो हमें हमेशा इसको दो दो के ग्रुप में लेके चलना पड़ेगा। जैसे हमने एयर और वाटर की बात करी, एयर और वाटर, इन दोनों में कौन ज़्यादा डेंस है, कौन ज़्यादा घना है? जाहिर सी बात है, वाटर घना है। तो वाटर क्या हो गया? डेंसर हो गया। और एयर क्या हो गया? रेयरर हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब हम अन्य दूसरों की बात करेंगे। अब हमने किसकी बात कर दी? वाटर की और ऑयल की। ये भी तो मीडियम हो गया, तो वाटर मीडियम हो गया, ऑयल मीडियम हो गया। अब वाटर और ऑयल में से कौन ज़्यादा डेंस है? जाहिर सी बात है, ऑयल है। तो ऑयल क्या हो गया? डेंसर हो गया। और वाटर क्या हो गया? रेयरर हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि एयर और वाटर में वाटर डेंसर था, पर वाटर और ऑयल में वाटर क्या हो गया? रेयरर हो गया। तो कोई भी मीडियम हमेशा के लिए ना तो डेंसर होता है, ना ही हमेशा के लिए वो रेयरर होता है। यह आप लोग याद रखोगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मैं बात करूं डायमंड की, अलग स्याही ले लेते हैं। अब मैं बात करूं किसकी? डायमंड की और ऑयल की। तो डायमंड और ऑयल में डायमंड क्या है? डेंसर है, और ऑयल क्या है? रेयरर है। ये तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा डेंस होता है, घना होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम बता दिया। क्लियर? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को समझते हुए। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन का मतलब, हमें पता है कि ये एयर है। क्या एयर में से लाइट आर पार हो जाती? नहीं हो जाती है? हो गई ना? तो इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जब भी कोई लाइट किसी भी मीडियम के आर पार चली जाए, उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या पानी के आर पार लाइट चली जाती है? यस, चली जाती है। अगर मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है और मैं लाइट डालूंगा तो लाइट आर पार हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गया? बस यही क्या है? रिफ्रैक्शन है। पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों बोला? क्योंकि एयर के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है। एयर मतलब हमारे जो आसपास का जो एयर है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? कैसे? देखो बच्चों, हमको पता है कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर क्या है भैया? एयर है, एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? ये देखो भैया, एयर ही एयर है, एयर ही एयर है, एयर ही एयर है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब यहाँ इसके बाहर तो अंतरिक्ष है, स्पेस है ना यहाँ पर, तो ये तो स्पेस है। स्पेस का मतलब यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं होती, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये कौन सा मीडियम है? ये एयर मीडियम है। तो दो मीडियम हो गए, एक वैक्यूम मीडियम हो गया और एक एयर मीडियम हो गया। अब सनलाइट आएगी तो वो क्या होगी भैया? स्पेस से होते हुए, वैक्यूम से होते हुए कहाँ आएगी? एयर में आएगी। तो वो एक मीडियम से कहाँ जा रही है? दूसरे मीडियम की ओर जा रही है। क्लियर हो गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? जब कोई सन की लाइट कहाँ जा रही है? हमारे एयर के अंदर जा रही है, तो वो रिफ्रैक्शन हो रही है।
इसी को हमने क्या बोल दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा जी, अब इस रिफ्रैक्शन में होता क्या है यह मैं आपको समझाता हूँ। अब इस रिफ्रैक्शन में होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, यह एक कांच का टुकड़ा था, ये आपके उसमें भी है लैब में, उसमें बुक में। अब यहाँ पर से एक लाइट आई, ये तो एयर है भैया, एयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम है। ये पॉइंट जहाँ पर टकराई है, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल होता है, ये तो पढ़ लिया हमने पहले, ये नॉर्मल होता है। अब अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मीडियम नहीं होता, ग्लास नहीं होता, तो सीधे से चले जाता। पर ये क्या हुआ, ये मुड़ गया। ये क्या हो गया, मुड़ गया। ये ऐसे करके आया, जाना चाहिए था इसको, ऐसे जाना चाहिए था, पर गया कैसे, ऐसे गया, हल्का सा मुड़ गया। क्यों, क्योंकि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो वो इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी को, और ये कौन सी लाइट होती है, रिफ्रैक्टेड रेड, रिफ्रैक्टेड। तो ये लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन बोला है। हाँ, तो जब कोई भी लाइट हवा में आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और वो हमेशा क्या होती है, मुड़ती चली जाती है। क्या होती है, मुड़ती चली जाती है। इसी कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। क्यों होता है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा भैया एयर है। अब कोई भी सन की लाइट आएगी, पहले स्पेस में आई, फिर वो जैसे हमारे एयर में आएगी तो क्या होगी, वो झुक जाएगी। क्या होगी, जरा सी झुक जाएगी। अच्छा जी, अब जो हमारी एयर है, जो हमारी क्या है, एयर है, वो एयर क्या होती है, कभी हवा चलती है तो हल्की हो जाती, तो वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है, पर जब हवा नहीं चलती तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी कारण जो ये लाइट आती है किसकी, सनलाइट की या स्टार की, किसी की भी, तो वो हल्की सी क्या होती रहती है, कभी ज़्यादा लाइट आई, कभी कम लाइट आई, कभी ज़्यादा लाइट आई, कभी कम लाइट आई। किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। इसीलिए हमारे जो स्टार होते हैं वह क्या दिखाई देते हैं, चमकते हुए, टिंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन होता है। ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस एज द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। द अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स कीप ऑन चेंजिंग, दिस इज व्हाई दे अपीयर टू ट्विंकल। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपने केवल यह कह देना है कि ट्विंकलिंग स्टार क्यों हो रहा है, इट इज़, केवल ये लाइन लिखनी है आपने, इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। केवल ये लिख के छोड़ देना आपने, आंसर मिल जाएगा आपको, एक नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। क्लियर भैया। दूसरी चीज़ कह रहा है कि एडवांस सनलाइट और डिलेड सनसेट क्या होता है। हमारा जो दिन होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण 2 मिनट सुबह बढ़ जाता है और 2 मिनट शाम को बढ़ जाता है। तो सूरज अपने एक्चुअल टाइम से 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देता है, और सूरज 2 मिनट बाद, एक्चुअल टाइम के 2 मिनट बाद तक हमको वो दिखाई देता है। तो कुल मिला के दिन में 4 मिनट बढ़ जाते हैं, वो भी किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। इसका भी आंसर आपने ये देना है कि भैया क्या, कि एडवांस सनलाइट क्यों हो रहा है, डिलेड सनसेट क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। खत्म आंसर, यही आंसर देना है। नेक्स्ट आपका आया टिंडल इफेक्ट। कि टिंडल इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स। टिंडल इफेक्ट का मतलब यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ना वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और क्या हैं, गैसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें। इन सबको कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे एक बंद कमरे में जब एक छेद से कोई रोशनी आती है तो उस रोशनी का रास्ता या पाथ हमको दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब वो लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स और डस्ट में पड़ती है तो क्या होता है, वो लाइट को, तो ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटर मतलब बिखेर देते हैं, जिसके कारण उस लाइट का रास्ता हमको दिखाई देता है। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्लियर।
अच्छा जी, इसके अलावा द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड पार्टिकल डस्ट होते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ये एक नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पूछेगा आपसे कि भैया जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो एकदम छोटे पार्टिकल्स हैं, वो ब्लू लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। जबकि बड़े पार्टिकल्स, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो बड़ी वेवलेंथ वाले को, मतलब रेड कलर वाले को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। ये आपको याद रखना है। अब आपसे बोलेगा कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन के आंसर सबके सब सेम ही है कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू कलर, तो आपने सीधे इसका आंसर देना है, इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। खत्म, इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। अब उसके बाद अपने कहानी लिखनी है। क्या क्या कहानी लिखनी है कि सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, फाइन पार्टिकल्स इन एयर विल स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड। बस क्या, देखो भैया सूरज के अंदर टोटल 7 कलर आते हैं, विबग्योर आते हैं, विबग्योर। अब जैसे ही यह हमारे एटमॉस्फेयर में आती है सन की लाइट, एटमॉस्फेयर में आ रही है सन की लाइट, सब जगह से आ रही है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ब्लू लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, सब जगह स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे। स्कैटर मतलब फैला देंगे, तो हमको सब जगह क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। तो इसलिए हमको आसमान क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। पर अगर हम कभी गलती से अंतरिक्ष में चले गए ना, जैसे स्पेस में जाते हैं, स्पेसशिप में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो उनको अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, वहाँ रोशनी तो है पर वहाँ पर किसी भी टाइप की कोई गैस नहीं है, कोई कोलाइडल पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। जब कोई कोलाइडल पार्टिकल मौजूद ही नहीं है तो कोई भी लाइट स्कैटर नहीं होगी, ब्लू लाइट स्कैटर नहीं होगी, इसलिए अंतरिक्ष हमें कैसा दिखाई देगा, काला, ब्लैक दिखाई देगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बोला, ये बोल रहा है कि वाई स्काई अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, सूरज की पोजीशन सुबह के टाइम पर, शाम के टाइम पर और एकदम दिन के टाइम पर। क्लियर। और ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर है, अलग से बता देता हूँ, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। क्लियर हो गया। देखो इस पोजीशन में बात करें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, ओ ए वाली कि ओ बी वाली। ओ ए और ओ सी तो सेम डिस्टेंस है। अब ओ और ए भी देखो, जब दिन में होता है ना, एकदम दिन में 12 बजे जब सूरज एकदम हमारे सर पर होता है तो सूरज का जो कलर होता है वो वाइट होता है। पर एकदम सुबह के टाइम पर और एकदम शाम के टाइम पर सूरज का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड होता है। क्यों होता है भैया, आप समझो। दिन के टाइम पर जब ठीक हमारे सर पर होता है सूरज तो वाइट होता है, क्योंकि सूरज का कलर वाइट ही होता है, वो सॉरी एकदम वाइट लाइट होती है उसकी। उसमें टोटल विबग्योर कलर होते हैं, विबग्योर, और जो विबग्योर कलर होते हैं ना वो टोटल मिलाकर जब मिक्स हो जाते हैं तो वो सफ़ेद रंग का होता है। जब दिन के टाइम पर सूरज की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हमको सूरज एकदम सफ़ेद दिखाई देता है। क्यों, उसमें तो 7 के 7 कलर आ रहे हैं, पर वो 7 के 7 कलर स्कैटर होने से पहले ही वो हमारे धरती पर पहुंच जाता है, वो पूरी वाइट लाइट हमारी धरती पर पहुंच जाती है। क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो क्या होता है वो जैसे जैसे हमारे पास आता है वो स्कैटर होने से पहले ही वो हमारे धरती पर वो सूरज की किरण पहुंच जाती है। तो इसलिए सूरज कैसा दिखाई देता है हमको, सफ़ेद रंग का। पर सुबह के टाइम पर देखो, सुबह के टाइम पर दूरी बहुत है, तो सुबह के टाइम पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी तो लाइटें क्या होनी चाहिए, स्कैटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले कौन सी स्कैटर होगी, देखते रहो भैया, विबग्योर है ना। सबसे पहले स्कैटर कौन सी होगी भैया, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। और जैसी रेड स्कैटर होने वाली होगी वो तब तक कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी धरती में। तो हमको सूरज कैसा दिखाई देगा, लाल, क्योंकि लाल रंग स्कैटर हो ही नहीं पाया। स्कैटर मतलब वो फैल ही नहीं पाया। जब फैल नहीं पाया तो हमको क्या दिखाई दिया, वो लाल का लाल दिखाई दिया। बाकी ये 6 के 6 कलर स्कैटर हो गए, फैल गए, हमें दिखा नहीं दिए क्योंकि फैल गए ना वो। बाकी रेड कलर फैल नहीं पाया। ऐसे क्या होगा, शाम के टाइम पर होगा। बस यही इसका आंसर है बच्चों। अब बाकी ये पूरी की पूरी कहानी उन्होंने लिख रखी जो मैंने समझाई थी, और कुछ नहीं स्टूडेंट्स। बाकी कुछ क्वेश्चंस में बनते हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।
बाय।